हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बीए सेकंड सेमेस्टर का पेपर, जो कि जून 2024 में हुआ था और सब्जेक्ट है अपना इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका कोड आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर हम लोग इस पेपर के अंदर 75 MCQ हैं, जो कि इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट पेपर सोल्व करके देंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग जो है सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। तो इसमें आधार वर्ष पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अपना होलसेल प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी। डी का मतलब है 2011-12, इसका सही। उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिएगा, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है क्लासिकल अर्थशास्त्री है। तो क्लासिकल जो अर्थशास्त्री है वो बताना है। तो उसका जो सही आंसर है वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ एंड रिकार्डो आर द क्लासिकल इकोनॉमिक्स। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और देखिए 3 में क्या पूछा गया है कि इन द क्लासिकल थ्योरी आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड बाई, यानी कि प्रतिष्ठित सिद्धांत में उत्पाद और रोजगार निर्धारित होता है किसके द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है इफेक्टिव, इसका 3 का जो सही आंसर है वो है बी, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई फॉर लेबर। तो डिटरमाइन करता है किस चीज़ को, एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार को। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है, देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है कि ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज की दर निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या पूछा गया है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो शब्द है किसने दिया है। हु कोइन द टर्म मार्जिनल प्रोपेंसिटी और टू कंज्यूमर। तो ये जो वर्ड दिया है ये प्रोफेसर J.M. किन्स ने दिया है। इसका सही आंसर होगा ए। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि पूर्ण रोजगार संतुलन की मान्यता किससे ली गई है। तो ये जो मान्यता ली गई है ये ली गई है J.B. से लॉ ऑफ मार्केट, J.B. से के बाजार नियम से। उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। और देखिएगा यहाँ पर 7 में क्या दिया गया है। 7 में दिया गया है कि जो जर्नल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी वाज रिटन बाई। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये है प्रोफेसर किन्स। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है कि रोजगार के केन्शियन सिद्धांत के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कि जो केन्शियंस हैं थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में क्या सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए यहाँ पे 9 में क्या है, संतुलित बजट गुणांक का संख्यात्मक मान होता है। इंग्लिश में दिया हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बैलेंस बजटिंग मल्टीप्लायर इज। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो इसका सही आंसर है 1, इकाई के बराबर होगी। और उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि किन्स के अनुसार रोजगार का स्तर निर्भर करता है। अकॉर्डिंग टू किन्स द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड अपॉन। तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी प्रभावी मांग पर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति जो आय है वो निम्न स्तर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो अल्प विकसित देश हैं उसमें प्रति व्यक्ति जो आय है वो कम होती है। तो उसके लिए कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी दिया हुआ है। उसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। और देखिएगा यहाँ पे 12 में क्या दिया हुआ है, यदि आय बढ़कर 5,000 रुपये करोड़ और बचत बढ़कर 500 करोड़ हो जाए तो सीमांत प्रवृत्ति कितनी होगी ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का राइट आंसर होगा वो होगा सी, 90। तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना इसे। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में देखिए, जब MPC इज कितना है 0.5
तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वुड बी, तो जो गुणांक का मान है वो कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है C2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, तरलता जाल में पैसे की सट्टा मांग की ब्याज लॉच कैसी होती है, इंटरेस्ट एलास्टिसिटी ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इन द लिक्विड ट्रैपिस। तो 14 का राइट आंसर होगा बी, अनंत, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के अनुसार ब्याज की दर निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो उसका सही जवाब होगा सी, ऋण योग्य कोष की मांग और आपूर्ति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, जीएनपी और एनएनपी के बीच का जो अंतर है वो क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो माइक्रो है, माइक्रो एक क्या है, छोटे लेवल पर ही चीज़ों को डिस्कस करती है या डील करती है, तो बहुत ही छोटे लेवल पे। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा माइक्रो के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा ए, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर मिल गया आप लोगों को ए, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, और 18 में देखते हैं। मैं जो भी आपको ये आंसर बता रहा हूँ ये एज़ पर यूनिवर्सिटी के आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज आर द कंसर्न ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बताना है कि किससे संबंधित है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगा सभी, चाहे वो प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, इन्फ्लेशन हो या फिर ग्रोथ हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। देखिए इन द साइकोलॉजिकल लॉ द कंजम्पशन का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, वेयर ए डिनोट विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे जो ए है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो सही आंसर वो होगा ऑटोनोमस कंजम्पशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, कि कौन सी इसमें इक्वेशन है जो कि करेक्ट है। तो इसमें जो इक्वेशन है वो कौन सी करेक्ट है, इसका राइट आंसर होगा 20 का डी। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीडीपी कैलकुलेशन मेथड, कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो इसमें यहाँ पे दिया है कि नॉट ए जीडीपी कैलकुलेशन मेथड, जीडीपी कैलकुलेट करने का मेथड नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए, तो इसका आंसर सही है ए। और उसके बाद चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रेजेंट बेस फॉर द जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया, कि भारत में जीडीपी गणना का जो वर्तमान आधार वर्ष है वो क्या है, तो इसका 22 का सही आंसर होगा ए, जो कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, और 23 में देखिएगा कैपेक्स स्टैंड फॉर, कैपेक्स का यहाँ पे मीनिंग बताना है कि कैपेक्स का जो मीनिंग है वो क्या है, तो यहाँ पे है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज एस्टेब्लिश फॉर नेशनल इनकम इन इंडिया, तो इंडिया में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी एजेंसीज को बनाया गया है, तो इसका 24 का जो राइट आंसर है वो सी है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कौन सा पार्ट नहीं है, तो वो है सी, रॉ मटेरियल एंड मशीनरी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम डिवाइड फ्रॉम नेशनल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे बताना है कि कौन राष्ट्रीय उत्पाद से में से विभाजित कर कारक आय का हिस्सा है, तो इसका जो 26 है इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो देखिए यहाँ 27 में क्या है, इन द इक्वेशन c इज इक्वल टू 60 प्लस 0.8y वट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो इसमें मल्टीप्लायर की वैल्यू बतानी है। तो 27 का जो राइट आंसर है वो है बी, 5 इसका करेक्ट आंसर है।
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। तो 28 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इंक्लूड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ओनली बाय रेजिडेंट। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। और उसके बाद चलते हैं 29 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीडीपी। जीडीपी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो उसका राइट आंसर है डी। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन टू नेशनल इनकम। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31 में देखिए क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ एनी इकोनॉमी। तो इसका जो 31 का राइट आंसर है वो डी ही रहने वाला है, सभी इसका सही आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, किन्स के रोजगार सिद्धांत में उत्पादन व रोजगार का स्तर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो 32 का जो सही आंसर है वो है सी, प्रभावी डिमांड या फिर इफेक्टिव डिमांड। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। यह क्वेश्चन नंबर 33 हमारे सामने है और यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि हरित जीडीपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य बताना है कि कौन सा है। तो सत्य इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, पर्यावरणीय क्षति के समायोजन के बाद जीडीपी, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था। तो सर्वप्रथम जो लगाया गया था अनुमान वो है दादा भाई नौरोजी। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 का क्या सही आंसर होने वाला है कि विच स्टेटमेंट इज राइट अबाउट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन डिड द ग्लोबल ग्रेट डिप्रेशन बिगन। तो इसमें जो है वैश्विक महामंदी कब प्रारंभ हुई थी ये बताना है। तो महामंदी जो आई थी वो आई थी 29 में, इसका राइट आंसर होगा ए। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 में, जिसमें दिया हुआ है कि जैसे जैसे हम IS वक्र के साथ नीचे की ओर बढ़ते हैं तो इसका क्या मीनिंग है, तो इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का, वो होगा बी, निवेश व्यय व बचत दोनों बढ़ते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप की भूमिका का परिचय किसने दिया है। तो जो परिचय देने वाले हैं उनका नाम है J.N. स्किन्स इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 एंड क्वेश्चन नंबर 39 नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण है। जी हाँ, मौद्रिक नीति का उपकरण बताना है क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर। तो इसमें है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट्स है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा हुआ है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ए बार्टर इकोनॉमी। ठीक है, बार्टर इकोनॉमी के अंदर बार्टर इकोनॉमी के अंदर जो फ्लो है गुड्स एंड सर्विस का, उसका सही आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा रियल फ्लो में आएगा ये। ठीक है, किस में आएगा, रियल फ्लो में, मनी फ्लो में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मनी का फ्लो नहीं हो रहा है, ओनली गुड्स का हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या दिया हुआ है, इफ इनकम इक्वलाइजेशन लेवल in the economy is determined at the level of after full employment it is known as the state of। तो इसका सही आंसर होगा डी, पोटेंशियल डिमांड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एट अबव फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट इज नो। तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ए, इन्फ्लेशनरी गैप, इसका राइट आंसर है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 में देखिए क्या दिया हुआ है, द थ्योरी ऑफ डिमांड फुल इन्फ्लेशन इज एसोसिएटेड विद होम। तो किसके साथ ये संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा 43 का, वो होगा बी, J.M. किन्स। क्वेश्चन नंबर 44, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एनीवेयर इन ए मॉनेटरी फिनोमेना दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो ये कथन किसने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होने वाला है बी, मिल्टन फ्रीडमैन, इसका राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 45 में लोग जो वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है तो उसे क्या कहेंगे। तो यह है हमारी वॉलंटरी या
अनएम्प्लॉयमेंट या फिर स्वैच्छिक बेरोजगारी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, समस्त मांग व समस्त पूर्ति के बीच की समानता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है। तो ये किसके द्वारा व्यक्त की जाती है ये बताना था, तो इसका सही आंसर है सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा स्वीडिश दृष्टिकोण का एक क्षेत्र नहीं है बताना है। तो उसका राइट आंसर है सी, एक्सेंट मांग और एक्सेंट उपभोग। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पर, सॉरी 48, चलिए 48 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पे दिया गया, चूंकि ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस और ए डी इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस आई इन्वेस्टमेंट, संतुलित सर्व समीका निम्नलिखित में से कौन सी होगी। तो इसका सही आंसर बताना है, तो बैलेंस आइडेंटिटी बतानी है क्वेश्चन नंबर 48 की, तो राइट आंसर है इसका ए। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया हुआ है, वास्तविक ब्याज दर प्लस मुद्रास्फीति दर बराबर होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, मौद्रिक ब्याज दर या फिर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। क्वेश्चन नंबर 50, तो देखिए यहाँ पे 50 में क्या दिया गया है कि किन्स के अनुसार पूंजी की सीमांत दक्षता है, यानी कि MEC इफिशियंसी ऑफ कैपिटल इज आल्सो नो एज। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारे केनस है उन्होंने पूछा है कि जो अपनी मार्जिनल इफिशियंसी होती है कैपिटल की, उसे किस नाम से वो जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा रेट ऑफ डिस्काउंट के नाम से उसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, ब्याज दर में वृद्धि के साथ निवेश गिरता है, तो निवेश कब गिरेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, राइट आंसर है 51 का सी, जब क्या होगा, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52 पर। इसमें पूछा गया कि 4 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, जो 4 सेक्टर इकोनॉमी है उसमें कौन कौन आएगा। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है डी, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 53, विच अमंग द फॉलोइंग इज फैक्टर ऑफ इनकम, की इसमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय है किससे इनकम होती है। तो इसका सही आंसर होगा ए, श्रमिकों को भुगतान की गई मजदूरी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लोज इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। शीर्ष वैश्विक या विश्व जो अर्थव्यवस्था है। और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 पर। देखिए 55 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नकारात्मक कर के रूप में जाना जाता है। तो इसमें से बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नो एज नेगेटिव टैक्सेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है 55 का बी, ट्रांसफर पेमेंट। क्वेश्चन नंबर है 56, किसी भी वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित के बाजार मूल्य का योग है। तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57। तो चलिए 57 पर चलते हैं। तो देखिए 57 में क्या दिया है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट इज नो एज, यानी कि समुच्चय या समूहों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो समूहों का जो अध्ययन है वो कहलाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर होगा वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैक्रो में आएगा। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 58 है, यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ केनेस थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा 58 का वो है सी, इफेक्टिव डिमांड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59 में देखिएगा क्या पूछा गया कि अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार का संतुलन स्तर कहाँ स्थापित होगा। तो ये बताना है कि संतुलन कहाँ स्थापित होगा, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगी। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 में क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पे पूछा गया इफ जीडीपी
इफ जीडीपी एज फैक्टर कॉस्ट आर मोर देन द मार्केट प्राइस दैट इट मीन्स। तो इसका क्या मतलब है, अगर फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा है, फैक्टर कॉस्ट इज़ मोर देन है मार्केट प्राइस से, तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, इनडायरेक्ट टैक्सेस इज लेस देन सब्सिडी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग द फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। कौन कौन सी एजेंसी हैं जो फिजिकल पॉलिसी बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 हमारे सामने और हम लोग देखते हैं। देखिए क्या दिया है, इसमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट द इक्विलिब्रियम ऑफ IS एंड LM मॉडल। तो इसमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन IS और LM मॉडल के संतुलन को दर्शाता है, तो इक्विलिब्रियम को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो है सी, इक्विलिब्रियम इन द गुड्स एंड मनी मार्केट। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दिया गया है, राष्ट्रीय आय बराबर होती है, तो जो नेशनल इनकम है वो किसके इक्विवेलेंट होगी, तो वो होगी बी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के। यहाँ पे पूछा गया कि पीगू हैं, पीगू प्रभाव को इस नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है उनके इफेक्ट को, तो 64 का जो राइट आंसर है वो है डी, वेल्थ इफेक्ट या फिर धन प्रभाव। 65 में दिया हुआ कि उपभोग फलन की ढाल को निम्न रूप में भी जाना जाता है, तो 65 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66। तो देखिए यहाँ पे 66 में क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा गलत है, बाकी सब सही है, कोई एक है जो गलत है, जो गलत है वो पहचानेंगे, तो इसका जो सही गलत है वो है डी। चलिए हम लोग डी पर चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एज इनकम इंक्रीज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इंक्रीज, तो यही गलत है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67 पर। यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे है कि किनेशियन उपभोग सिद्धांत में जो उपभोग व्यय है वो निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, तो मुख्य कारक बताना है वो है डी, डिसेबल इनकम। और उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68 पर। यहाँ पे पूछा है किनेशियन उपभोग के जो मनोवैज्ञानिक नियम तहत उपभोग और आय के बीच का जो संबंध है वो किस प्रकार का है या क्या है, तो 68 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी, लीनियर एंड नॉन लीनियर प्रोपोर्शन, रेखीय और गैर रेखीय अनुपातिक। उसके बाद है 69। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर अपना 69 है, तो यहाँ पे 69 में दिया गया है कि किनेशियन मनोवैज्ञानिक उपभोग फलन में जो अपना APC है और MPC, तो उसके बीच में क्या संबंध है, तो इस संबंध बताना है, तो इसका सही जवाब होगा वो होगा ए, MPC इज लेस देन APC। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 70 पर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 70, एक दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में उपभोग फलन के बराबर है और स्वायत्त निवेश 22 के बराबर है, अर्थव्यवस्था में फर्म की आय का संतुलन कितना होगा, उसका लेवल बताना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी इज, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, 100। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है डी। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 71 पर। तो देखिए 71 में क्या दिया गया है कि संतुलन उत्पादन में परिवर्तन स्वायत्त व्यय में परिवर्तन का अनुपात जो आउटपुट और उत्पादन में परिवर्तन का कारण बनता है उसे क्या कहेंगे, तो इसका सही आंसर होगा डी, उसे कहेंगे मल्टीप्लायर, इसका सही आंसर होगा। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 72, राजकोषीय विस्तार हमेशा निम्न की ओर ले जाता है
तो ये कह रहा है फिजिकल एक्सपेंशन ऑलवेज लीड टू, तो वो किसे लीड करता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, बोथ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम राइज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73। तो देखिए 73 में क्या पूछा गया है, 73 में पूछा गया है कि टैक्स एंड बैंक रेट कट डिजाइन टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 73 का राइट आंसर होगा, वो होगा डी, एक्सपेंशनली फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 74 पर, और 74 में जो दिया गया है तो आप लोग देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के अपोजिट है वो कौन सा कंसेप्ट है, तो 74 का राइट आंसर होगा डिफ्लेशन, राइट आंसर इज ए। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, और देखते हैं क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। ये पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कंपेयर विद इन्फ्लेशन टू रोबर्स। इसमें पूछ रहा है कि जो रोबर्स हैं, लुटेरे हैं, निम्नलिखित में से किसने मुद्रास्फीति की तुलना किससे की है, लुटेरों से की है। तो लुटेरों जो करने वाले हैं वो हैं, राइट आंसर होगा बी, ब्रनन और वकील। तो इसका राइट आंसर है बी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।